नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दी दबिश। बेटे चैतन्य के आवास पर हुई छापेमारी। पूर्व सीएम ने कहा, कार्यवाही भाजपा की साजिश। बेलतरा क्षेत्र में धर्मांतरण रोकने गए हिंदू संगठनों को रोकने पर हुआ हंगामा। संगठन के सदस्यों ने कहा, नहीं रुका धर्मांतरण तो हिंदू हो जाएंगी अल्पसंख्यक। तोरवा पुलिस की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में मोबाइल और पार्ट्स किए गए जब्त। 2 आरोपी भी हुए गिरफ्तार। और भारत ने जीता आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बिलासपुर में देर रात तक जीत की खुशियों में झूमे क्रिकेट प्रेमी। आतिशबाजी के साथ जश्न। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने सोमवार सुबह दबिश दी। जी हां, आपको बता दें कि इस छापेमारी को लेकर भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत ने बर्खास्त कर दिया तो आज सुबह ईडी के मेहमानों ने मेरे भिलाई निवास में प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र के जरिए कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये उनकी गलतफहमी है। गौरतलब है कि भूपेश बघेल लंबे समय से ईडी के प्रहार पर है और आपको बता दें कि राज्य में शराब घोटाला, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा मामले में कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जांच जारी है। इस बीच बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की, जहां अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये कार्यवाही किस विषय से जुड़ी हुई है। इस छापेमारी के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही बढ़ी है। भूपेश बघेल ने इस कार्यवाही को भाजपा की साजिश बताया है और कहा है कि कांग्रेस को डराने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। इधर 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बिलहा के ग्राम मोहभट्टा में प्रधानमंत्री की विशाल आम सभा होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस सिलसिले में रविवार को स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की भी समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मैदान के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए चिन्हांकित स्थल का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री इस दिन प्रदेश के लोगों को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। इधर बिलासपुर पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के समापन समारोह का आयोजन पुलिस ग्राउंड में किया गया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, दिलीप लहरिया, सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और नागरिक इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस बैंड की प्रस्तुति और अतिथियों के स्वागत से हुई, जिसके बाद सड़क सुरक्षा पर आधारित लघु फिल्में, नाट्य मंचन, नृत्य और अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले नागरिक संगठनों, चेतना समिति, विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्रों और सड़क सुरक्षा अभियान में योगदान देने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। माह का समापन समारोह का यह अवसर और आज जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में जाने जा रही है, थोड़ी सी लापरवाही, असावधानी के कारण देश में सड़क दुर्घटनाओं में 4 लाख से अधिक मौतें प्रति साल हो रही है। ये सबकी चिंता का विषय है। भारत सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले जो सप्ताह भर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते थे, अब उसे सड़क सुरक्षा माह के रूप में मना रहे हैं। ये बताता है कि ये कितना गंभीर है विषय और निश्चित रूप से आज सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में
अच्छा काम करने वाले विभिन्न समितियों को सम्मानित किया है। सभी लोग जागरूक हों ताकि सड़क सुरक्षा पे मौतें कम हो सके। ग्राम पंचायत बैमा की देहानपारा वार्ड क्रमांक 17 में लगा ट्रांसफार्मर कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। इसकी जर्जर स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ट्रांसफार्मर के चारों ओर लगे केबल जल चुके हैं और वहां कोई ग्रिप बॉक्स तक नहीं लगा है, जिससे ग्रामीणों को, खासकर बच्चों और पशुओं के लिए जानलेवा खतरा बन चुका है। इस ट्रांसफार्मर से न केवल गांव में बिजली आपूर्ति हो रही है, बल्कि 10 बोरवेल भी इससे चल रहे हैं, जिससे लगातार शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी हो रही है। बिजली समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इधर मेंटेनेंस के नाम पर ग्रामीणों को घंटों अंधेरे में भी रखा जा रहा है। बिजली विभाग आधी रात को उपभोक्ताओं को मेंटेनेंस का मैसेज भेजता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब दिन में शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती, तो आधी रात को कौन सा लाइनमैन बिजली सुधार रहा होता है। है वो पूरा केबल जल गया है, पूरा नीचे से एकदम तार को लगा दिया है, तो उसमें गैया भी मर रहे फंस के। और 4 दिन से तो लाइट है ही नहीं है। लाइट के नाम से एकदम परेशानी झेल रहे बच्चा बुजुर्ग सब। अच्छा, तो रात की तरह मच्छर रहते हैं, आदमी सो नहीं पा रहे लाइट के बगैर। हमारे यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम है और 4 महीने से हम लोग परेशान हैं। कई बार जा के एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारी केबल पूरा जड़ गया है और बिजली बिल पटा रहे हैं, कितना बिजली बिल भेज रहे हैं और जगह जगह हम खुद से जाकर बना रहे हैं, पर भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। इसके कारण हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में लाइट नहीं है, हम लगभग 4 महीने से परेशान हैं। 4 दिन तो हो गए लाइट ही नहीं हमारे मोहल्ले में। लाइट का इतना बड़ा समस्या है कि डेली सुबह 4 बजे लाइट बंद कर दिया जाता है जी। और उसके बाद जो परेशानी है, बहुत जगह फॉल्ट है, उसको कितने बार हम लोग उप सरपंच जो नया प्रत्याशी उसको बोल चुके हैं और बिजली ऑफिस में भी जाकर, लेकिन इसका कोई निदान नहीं कर रहे हैं। हम लोग मोहल्ले वासी आकर कुछ देखते हैं, लेकिन हम लोगों से नहीं बन पा रहा है। कोई अधिकारीगण ध्यान नहीं दिया, जो उच्च पद अधिकारी उसको भी बोल चुके हैं, वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार को कोनी थाना क्षेत्र के रमतला गांव में धर्मांतरण का खुला खेल खेला गया। इस मौके पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मौके पर जाकर इसे रोकना चाहा, मगर पहले से ही कोनी पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं को रोक दिया और अपने संरक्षण में धर्मांतरण की अवैध गतिविधियों को चलने दिया। हालांकि हो हल्ला करने के बाद पुलिस ने गाँव में हो रहे आयोजन को रुकवा दिया और टेंट को उखड़वा दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के आने के बाद धर्मांतरण का खेल खुले रूप पर खेला जाने लगा है। आए दिन कहीं न कहीं हिंदुओं को धर्मांतरण किए जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इस कार्य के लिए जशपुर को काफी सुरक्षित इलाका माना जाता था, मगर अब बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के गांव में भी ये कार्य खुलेआम होने लगा है। रविवार को कोनी थाना अंतर्गत रमतला गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद बवाल मच गया। हिंदूवादी नेताओं ने मौके पर जाकर कार्यवाही रोकनी चाहिए, मगर उससे पहले ही कोनी पुलिस उनकी ढाल बनकर सामने आ गई और धर्मांतरण रोकने गए हिंदू युवकों से पुलिस भिड़ गई। आरोप है कि कोनी पुलिस ईसाई समाज के इस अवैध कार्य को प्रश्रय दे रही है। पूरा मामला ये था कि हम लोगों को जहाँ तक सूचना लगी कि कोनी के रमतला आधारशिला स्कूल के आगे धर्मांतरण का प्रार्थना सभा लगा करके ये लोग धर्मांतरण का खुला खेल कर रहे हैं। जैसे ही सूचना लगी, हमारे पदाधिकारियों ने एसपी साहब को सूचना दिया और हम वहाँ तत्काल निकल गए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाने के बाद देखते हैं कि बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है प्रार्थना सभा, और स्क्रीन के माध्यम से वहाँ पर कम से कम 500 से 1000 हिंदू हर शुक्रवार को और रविवार को
प्रार्थना सभा के माध्यम से उनको ब्रेन वॉश करके, उनको बरगला करके हिंदू धर्म से कन्वर्ट करा करके उनको ईसाई बनाने का काम कर रहे थे ये लोग, जिसका सिर्फ विरोध ही नहीं, सवाल करने पर, सिर्फ सवाल करने पर वहाँ के थानेदार नवीन देवांगन के द्वारा, अब हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम धर्मांतरण का विरोध करने गए थे, लेकिन नवीन देवांगन जी का जो स्थिति परिस्थिति था वो तो उन ईसाइयों के पंडे नज़र आ रहे थे। वो इस टाइप से हाइपर होकर के हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन होते हो सवाल जवाब करने वाले। इस देश में और छत्तीसगढ़ बिलासपुर में सवाल करना अपराध है क्या? कहीं धर्मांतरण हो रहा है, मैं हिंदू हूँ और मेरे धर्म का कहीं पर हानि हो रहा है, मैं उसका सवाल कर रहा हूँ, ये अपराध है क्या? वहीं पर वो जो ईसाई मिशनरी वाले थे उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं, उल्टा उनको सह दिया जा रहा था और उनके सामने ही हम लोगों के साथ अभद्रता और बदतमीजी की जा रही थी। हिंदू नेता राम सिंह ठाकुर का कहना है कि अब बेलतरा विधानसभा क्षेत्र धर्मांतरण का हब बनता जा रहा है। आए दिन यहाँ इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही है। लेकिन ये लोग 3 महीने तक ये कोनी के थानेदार, वहाँ के थाने के स्टाफ सो रहे थे क्या? और ये नहीं सो रहे थे तो इसका मतलब ये नवीन देवांगन और कोनी थाने के सह पे धर्मांतरण का खुला खेल हो रहा था। और 1, 2, 10 नहीं भैया, कम से कम 500 से 1000 हिंदुओं का धर्मांतरण। बेलतरा, आए दिन बेलतरा में धर्मांतरण की सूचना, घटनाएं होते रहती है और ये जो घटना मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी घटना है। 1000 हिंदुओं का हर सप्ताह धर्मांतरण कराना गत 3 महीने से, ये बहुत बड़ी घटना है और बेलतरा धर्मांतरण का हब बनते जा रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि प्रदेश में बैठी भाजपा की सरकार हिंदूवादी सरकार है, उसके बाद भी किसी जनप्रतिनिधियों का इस मामले में बयान न आना आश्चर्य प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हिंदू आदि नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कोनी थाने में बैठे जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी जांच हो। उन्होंने कहा कि अगर धर्मांतरण को प्रदेश में नहीं रोका गया तो हिंदू छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक हो जाएगा। की कार्रवाई, बस भाई साहब हम तो इतना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये धर्मांतरण का खुला खेल कर रहा था इसके ऊपर जांच बैठे और कौन कौन लिप्त है इसमें, कितने लोग लिप्त हैं, और नवीन देवांगन की इसमें अगर 1% भी सहभागिता है धर्मांतरण को होने देने में तो उस नवीन देवांगन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार और प्रशासन, और जो लोग धर्मांतरण का खेल कर रहे थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। बेलतरा ही नहीं, ये समस्या पूरे छत्तीसगढ़ का है और जिस हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है मुझे तो लगता है अगर ये धर्मांतरण नहीं रोका गया, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा कड़ा कानून नहीं लाया गया और इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो छत्तीसगढ़ आने वाले समय में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि रमतला क्षेत्र में पिछले 3 महीना से लगातार हर शुक्रवार और रविवार को माता तरण और धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, मगर इस ओर किसी ने भी झांकने की हिम्मत नहीं की। पुलिस अधीक्षक से मामले में चर्चा किए जाने पर उन्होंने कहा कि वहां समाज द्वारा बिना अनुमति के सामाजिक कार्य किया जा रहा था, जिन पर कार्रवाई की गई है। उसमें पुलिस के पास जैसी सूचना आई पुलिस को भेजा गया है और उसमें तत्काल जो आयोजक थे उनसे जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसके बारे में पूछा गया, क्या पेपर है, किस प्रकार का ये कार्यक्रम है, तत्काल उसको बंद किया जाए क्योंकि उसमें कोई भी परमिशन नहीं थी, निजी ज़मीन पे था, बड़ा सा टेंट लगा के किया जा रहा था। और जब तक कि कोई भी ऐसे कोई धार्मिक आयोजन समारोह कुछ भी होता है तो इसके लिए जिला प्रशासन से उसकी अनुमति जरूरी है और ऐसी कोई अनुमति उनके द्वारा नहीं थी, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है। ये 3 महीने से जारी था, सुनने में आ रहा था। अब ये तो जांच में पता चलेगा कि क्या है और उसमें कार्रवाई की जा रही है, बॉन्ड ओवर भी कराया जा रहा है। रविवार को रमतला गांव में ऐसा देखने को आया कि पुलिस अधीक्षक के नाम पर कोनी थाने के पुलिसकर्मी एक तरह से वहां हो रही विभिन्न गतिविधियों को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। वह बार बार पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर लिए जाने की बात कहते रहे। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि बेवजह पुलिस के मुखिया की छवि खराब करने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो। पुलिस अधीक्षक की बेदाग छवि को थानेदार की लापरवाही से बचाया जा सके। कैमरामैन राकेश के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर
3.5 लाख रुपए की ठगी कर 2 साल से फरार चल रही महिला को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 में आरोपी सविता प्रजापति ने प्रार्थिया ममता लांजेकर की पुत्री को जल संसाधन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3.5 लाख रुपए की ठगी की थी। मामले में 19 मई 2023 को थाना सिटी कोतवाली में धारा 420 का मामला दर्ज किया गया, लेकिन घटना के बाद से ही महिला आरोपी लगातार ठिकाना बदलती रही। इस दौरान पता चला कि वह बिलासपुर स्थित अपने पैतृक मकान बेचकर फरार हो गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रायपुर के सर्वोदय नगर पचपेड़ी नाका में दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार किया। महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वर्ष 2023 में प्रार्थिया ममता लांजेकर द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपिया सविता प्रजापति प्रार्थिया को उसकी लड़की का जल संसाधन विभाग में नौकरी लगा दूंगी कहकर 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी थी। आरोपिया के विरुद्ध प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 250/23 धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपिया की लगातार पतासाजी की जा रही थी, जो अपना घर जमीन सब बेचकर फरार हो गई थी। टीम बनाकर उसका पतासाजी कर रहे थे तो मुखबिर से सूचना मिला कि वो रायपुर में आई है और फिर से भागने की फिराक में है। रायपुर में सर्वोदय नगर में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया। इधर बिलासपुर के यूनिटी अस्पताल प्रबंधन पर एक गंभीर आरोप लगा है। जी हां, आपको बता दें कि अस्पताल में छात्रा के इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे उस छात्रा की जान चली गई। आपको बता दें कि मुंगेली जिले के सिलदहा निवासी किरण वर्मा, जो शासकीय नर्सिंग कॉलेज लगरा में बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रा थी, 7 मार्च 2025 को गले में ट्यूमर निकालने के लिए किरण को यूनिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन से पहले उसे एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन उसके बाद वह होश में नहीं आई और कोमा में चली गई। इसके बाद उसकी हालत और भी बिगड़ती गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें मरीज से मिलने तक नहीं दिया और इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे किरण ने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया में भी भारी गड़बड़ी सामने आई है। जहां किरण को 7 मार्च को भर्ती किया गया था, वही रिपोर्ट में 27 फरवरी 2025 दर्ज किया गया है, जिससे अस्पताल की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हम लोग उसके गले में नोड्यूल्स हो गया था, छोटा सा 2 सेंटीमीटर का था। उसको हम लोग ट्रीटमेंट के लिए गए थे, तो उसको बोले कि डॉक्टर सर्जरी करना है। तो फिर ठीक है बोले हम लोग, तो बोले 4 दिन का है। तो फिर हम लोग बोले ठीक है सर्जरी करा लेते हैं। तो फिर बोले कि एनेस्थीसिया वगैरह लगेगा, तो फिर हम लोग सब सारा टेस्ट करेंगे। एनेस्थीसिया पहले सब सारा टेस्ट होता है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ हो गया था, सारा टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल था। उसके बाद हम लोग उसको 9 बजे करीब उसको ओटी शिफ्ट कर दिए। फिर ओटी शिफ्ट करने के बाद उसको सीधा वेंटी में डाल दिए हैं। जब सर्जरी कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं क्या किए, वेंटी में कर दिए। वेंटी के बाद हमको देखने भी नहीं देते थे, ज़्यादा जाते थे बस दूर से थोड़ा सा देखते थे, बाकी भेज देते थे। कौन सा हॉस्पिटल? यूनिटी हॉस्पिटल में। और उसके बाद होश ही नहीं आया। 3 दिन बाद बोलते हैं कि क्या करती थी ये नर्सिंग कर रही थी, सिम्स हॉस्पिटल 3rd ईयर में थी। डेट हाँ रिपोर्ट में ऊपर नीचे आया, जबकि हम लोग गए थे 7/3/25 को गए थे और रिपोर्ट में जो आया है 27/2/25 आया है। हम अपनी बच्ची को लेके आए थे 7 तारीख को दोपहर में। आने के बाद इन्होंने ये हॉस्पिटल में एडमिट कर लिए उसको। एडमिट करने के बाद मतलब हमारे बच्ची को गले में ट्यूमर था, छोटा सा ट्यूमर था, 1-2 इंच का ही होगा वो मतलब। उसके बाद एडमिट हुआ, फिर बोले कि उसका ऑपरेशन के लिए एडमिट कराए थे कि उसको मतलब निकलवाने के लिए जो ट्यूमर था, ताकि बढ़े मत और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कि आगे चल के और परेशानी ज़्यादा मत हो बोल के। फिर उसके बाद एडमिट तो कर लिए। रात को 8 बजे के करीब उसको ओटी में लेके गया, डॉक्टर लोग लेके गए। फिर ओटी में जाने के बाद उन लोगों ने क्या किया पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया हम लोग को। ओटी में जाने के बाद बच्ची को होश ही नहीं आया है। कल 3रा दिन था, होश ही नहीं आया है। फिर उसके बाद हम लोग को दूसरे दिन जब आए तो वो गुमराह करते जा रहे हैं कि पेशेंस रखो, वेट करो।
उनका हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मतलब मैं पूरा गुमराह कर रहे थे। इसके बाद कल लास्टली उन्होंने क्या बोल दिया कि लास्ट में उनका हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, अरिथेमिया का कंडीशन है, ये बोला गया। उसको पंपिंग दे रहे हैं और हम लोग को अंदर मिलने भी जाने नहीं दे रहे हैं, कर्टन पूरा लगा दिए लास्ट टाइम पे, और फिर बाहर ही थे, वेट कर रहे थे, कुछ क्लियर ही नहीं कर रहे थे। लास्ट में फिर डॉक्टर बुलाते हैं हम लोगों को और बोलते हैं कि बहुत पुअर कंडीशन है, बहुत पुअर कंडीशन है, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या तरीका हुआ? एक बच्ची हंसते खेलते आई थी, पैर में अपने पैरों से चल के आई थी, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि वो इस कंडीशन पे आ जाएगी। फिर से वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3177 चोरी के मोबाइल और उनके पार्ट्स के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तोरवा पुलिस को सूचना मिली कि हेमूनगर ओवरब्रिज के पास 2 व्यक्ति चोरी के मोबाइल खरीदने बेचने के फिराक में खड़े हुए हैं। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तौफीन खान निवासी चुचुहियापारा गणेश नगर और नीमचंद विश्वास निवासी बड़गंगा पश्चिम बंगाल को पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो 4 प्लास्टिक की बोरियों में भरकर रखे गए कुल 3177 मोबाइल और बड़ी मात्रा में मोबाइल के पार्ट्स बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जब आरोपियों से इन मोबाइल और पार्ट्स के दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई वैध कागजात पेश नहीं कर सके, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि वे चोरी की संपत्ति को खरीदी और बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही फिलहाल जारी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि हेमूनगर ब्रिज के पास कोई व्यक्ति है जो मोबाइल का स्क्रैप और मोबाइल ले रहा है, अपनी शॉप पर जमा करके रखा है, जिस पर स्टाफ वहाँ पहुँचा और वहाँ से तौसीफ खान और नीमचंद विश्वास नाम के 2 व्यक्ति मिले। उनके पास से लगभग बोरियों में भरा हुआ 3177 नग मोबाइल विभिन्न कंपनियों का, जिसकी अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपए है, स्क्रैप के रूप में, कुछ टूटे फूटे हालत में और कुछ बैटरियां और अन्य मोबाइल के पार्ट्स, ऐसा करके लगभग बरामद हुआ है, जिस पर थाना तोरवा में 35E BNSS और 317-4 BNS के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों संदेहियों से मोबाइल जब्त कर उनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये किससे खरीदी करता था, किससे बेचता था? बता रहे हैं कि ये कुछ फेरी वाले हैं जो फेरी करते थे और उसका कहना है कि वो उसके बदले घर घर जाते थे और कहीं मोबाइल जो ख़राब हालत में है उसको ले करके उसके बदले बर्तन देते थे। उस पर जांच चल रही है और जो मोबाइल हमने बरामद किया है उन सब के संबंध में साइबर सेल को भी हमने पृथक से प्रतिवेदन लिखा है कि मोबाइल किसके हैं, कहाँ से आए हैं, उसके संबंध में भी हम जानकारी इकट्ठा करें। ये कलकत्ता भेजने के बाद सामने आई मोबाइल, ये मोबाइल को यहाँ पर सबसे लेता था इकट्ठा करके और फिर इसने, जैसे कि इसने खुद बताया कि ये कलकत्ता किसी के पास भेजता था। उस पर भी हम जांच कर रहे हैं कि कैसे जाता था और कैसे भेजता था। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए है। इधर नगर निगम के द्वारा इन दिनों शहर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके मद्देनजर लगातार विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम का अतिक्रमण विभाग पहुंचकर इन सभी अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम का अतिक्रमण अमला जरहाभाटा से स्मार्ट रोड को जोड़ने वाली सड़क पर पहुंचा, जहां उन्होंने यहां क्रिश्चियन कब्रिस्तान के सामने बन रहे एक अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम के द्वारा पहले इस दिशा में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया,
जिसके बाद अब इसे हटाकर सभी अवैध निर्माण करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है ताकि वे नियम के साथ निर्माण करें। नगर निगम में जब ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को शामिल किया गया था तब यहां समस्याओं का अंबार था। लोगों को उम्मीद थी कि नगर निगम में शामिल होने के बाद यहां बुनियादी सुविधाएं बेहतर होगी, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी आज भी यहां बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर विधायक तक इन समस्याओं के निदान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि चुनाव के समय में वादों की झड़ी लगती है। नगर निगम के सीमा क्षेत्र का विस्तार कर वहां बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन आज ये क्षेत्र सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं से कोसों दूर है। बीते इन 6 सालों में नगर निगम को यहाँ से टैक्स लेने की तो याद आई, लेकिन सुविधाओं को दुरुस्त करने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। खासतौर पर बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नए ग्राम पंचायत में तो बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। यहाँ ना तो सड़क है, ना ही पानी की समुचित व्यवस्था। यही वजह है कि यहाँ के लोग नगर निगम के साथ जनप्रतिनिधियों पर भी अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। बेलतरा विधानसभा में लगभग नगर निगम के 17 वार्ड आते हैं। इनमें से लगभग 10 वार्ड ग्रामीण अंचलों के हैं जो नगर निगम सीमा में शामिल हुए हैं। यहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया था। चुनाव बीत गए, वादे अब भी धरे के धरे रह गए। आज भी यहाँ सड़क का बुरा हाल है, सफाई यहाँ होती नहीं, जबकि गर्मी के दिनों में पानी का भी बुरा हाल रहता है। यह रहने वालों का मानना है कि सड़क को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक स्तर पर बातें रखी गई हैं, लेकिन कोरे आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इस रोड तो प्रॉपर बना नहीं है, और दूसरी बात कि यहाँ लाइट भी नहीं लगा हुआ है। जहाँ पे खंभे में लाइट लगना चाहिए, स्ट्रीट लाइट, वो प्रॉपरली लगा नहीं है। कहीं पे कुछ भी नहीं है, अंधेरा रहता है रात में आने जाने में। तो रोड अभी पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। इसको बनाने के लिए थोड़ा ध्यान दें। ये बताइए, सफाई व्यवस्था ठीक है? सफाई वाले आते हैं? हाँ, सफाई वाले तो आते हैं, बाकी उतना प्रॉपरली आके एकदम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं वो लोग। हम लोग को 5 साल हो गया है, पर 5 साल में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सड़क का मरम्मत नहीं होता है, किसी भी नेता के द्वारा या फिर किसी भी लोगों के द्वारा। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। सफाई का यहाँ क्या हाल है? सफाई ठीक होती है? आते हैं कचरे वाले कचरे लेने? हाँ, कचरा वाले लोग आते हैं, पर नाली देखिए कितना बड़ा यहाँ पर नहर है, इसका कोई सफाई नहीं। जो करवाते हैं हम प्राइवेट करवाते हैं, हम कंट्रीब्यूशन करते हैं और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही जो रोड बनना है वो बनता है, उसके आगे ना पीछे ना कोई दिक्कत। नई सफाई वफाई कुछ नहीं हो रहा है, और पूरा एकदम आप देख रहे हैं सड़क का स्थिति कैसा है। चलने में इतना अभी तो ले दे के चल रहा है, बारिश में तो अब मुसीबत है। सफाई वाले जो ऑटो वाले आते हैं डेली? हाँ, आते हैं रोजाना कचरा उठाते हैं? रोज दिन आते हैं। तो कितने दिन में? 2-3 दिन में आते हैं कि? एक आध दिन बीच में गैप होता है, बाकी दिन तो आते ही हैं। आप लोग को सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ में है? यही रोड की वजह से ही है। कभी शिकायत की है विधायक से, पार्षद से? विधायक से किए थे, 2-3 बार किए थे, विधायक को भी, पार्षद से भी किए थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं दिया। सफाई तो अभी बेहतर नहीं है भैया, अभी बहुत यहाँ गंदगी छाया पूरा, यहाँ नाली में पूरा पहले से कचरा पड़ा है, पूरा यहाँ साफ ही नहीं हो रहा है ठीक से। अच्छा, ये जो घर में कचरा कलेक्शन करने गाड़ियाँ आती है, रोजाना आती है कि केवल औपचारिकता निभाती है? वो कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। कभी लेट से आता है, कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाता है। साफ़ सफाई अच्छा हो, यहाँ मोहल्ले में गंदगी बहुत हो गया है ना। कब से तो नाली पड़ा है, 4 साल हो गए हम लोग को। बोले थे साफ़ सफाई करेंगे नाली में, अब पूरा वहाँ गंदगी छा है हम लोग के घर के सामने। 4 साल हो गया पड़ा है। जाहिर सी बात है कि लोग टैक्स केवल इसलिए देते हैं कि उन्हें सड़क, पानी, सफाई की व्यवस्था दुरुस्त मिल सके, लेकिन मौजूदा जो नज़ारा है वह इन सभी ज़रूरतों को ठेंगा दिखा रहा है। केवल मुख्य अतिथि बनने, फोटो छपाने और घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। धरातल पर उतरकर काम करना होगा, तभी कार्य की सार्थकता सिद्ध होगी। चुनाव में जिस तरह से वादे कर जनता के बीच उसका भरोसा जीतने की पहल होती है, वही पहल अगर 5 साल तक जनप्रतिनिधि उन समस्याओं के निराकरण के लिए लगाएं तो जनता को भी विश्वास होगा कि उन्होंने सही व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। लेकिन इन सबसे दूर आश्वासन का दौर है कि खत्म ही नहीं होता।
जी हां, खास तौर पर बेलतरा विधानसभा के निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्र सुविधाओं से खासे दूर है। न तो विधायक और न ही पार्षद इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत की ऐतिहासिक जीत पर बिलासपुर में जश्न का माहौल देखने लायक था। जैसे ही टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की, वैसे ही पूरा शहर खुशियों से झूम उठा। सरकंडा क्षेत्र स्थित बिलासपुर के हर कोने में लोगों ने एलईडी स्क्रीन लगाकर मैच का आनंद लिया और जीत का जश्न मनाया। जैसे ही भारत की जीत की खबर आई, लोग सड़कों पर उतर आए। पटाखों की आवाज और रंग गुलाल की बौछार से ऐसा लगने लगा कि मानो होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही हो। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई तिरंगे झंडे लहराते हुए और नारे लगाते हुए दिखाई दिया। बिलासपुर की गलियों में आतिशबाजी का नजारा देखते ही बनता था। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते और जीत की खुशी में डूबे हुए थे। ये जश्न न सिर्फ खेल के प्रति प्यार दिखा रहा था, बल्कि देशभक्ति की भावना को भी प्रकट कर रहा था। इस ऐतिहासिक पल ने सभी को गर्व और खुशी से भर दिया। पुराने बस स्टैंड में नगर निगम द्वारा किए जा रहे जीर्णोद्धार से यहाँ के छोटे व्यापारी खासे परेशान हैं। जहाँ एक तरफ इनकी दुकानदारी पूरी तरह से चौपट हो गई है, तो वहीं बड़े बड़े व्यावसायिक परिसर में बैठे दुकानदार भी निगम के इस कार्य से खासे परेशान हैं। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पुराने बस स्टैंड से शिव टाकीज रोड पर सड़क के एक तरफ एक गार्डन और सर्विस रोड बनाने का निर्णय लिया है। इस निर्माण ने स्थानीय कारोबारियों को परेशानी में डाल दिया है। आरोप है कि सिटी सेंटर के पार्किंग और रैंप को बचाने के लिए सड़क पर यह गार्डन बना दिया गया है, जिससे कारोबारियों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि पहले सड़क किनारे दुकानें हुआ करती थी, जहां ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था और कारोबार सुचारू रूप से चलता था। अब गार्डन बनने के बाद दुकानों के सामने यातायात कम हो गया है और ग्राहक आना जाना बंद हो गया है। इस वजह से कारोबारियों को दिन के पहले पहर में भी बिक्री नहीं हो पाती। मैं यहाँ मंदिर बनाता हूँ मालूम पत्थर का, वहाँ मेरा कारखाना था मलिम घर के पास। वहाँ से पूरा मेरा दुकान टूट गया है। अब मैं बताऊँ, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद रोड चालू हो जाए, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास जगह भी नहीं है। मेरे पेट्रोल कौन चलाएगा? सरकार चलाएगी या सरकार देगी? तो पूरा काम धाम सबका मार काट दिया। अब बिलासपुर में सबसे प्रीमियम लोकेशन यही था बिजनेस के मामले में। आप कभी भी सर्च कर सकते हो। अब ये कुछ नहीं रह गया है, अब पूरा ख़त्म हो गया है। तो व्यापारी आप किसी से ही आगे पूछ सकते हैं, किसी का धंधा नहीं है। गार्डन से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गार्डन बन गया ठीक है, लेकिन ये जो हमारे दरवाजे में खोद के रख दिए हैं, बच्चे रात बिकाल दिन भर दौड़ते हैं, खेलते हैं, गिर जाते हैं, कहीं पैर में लगता है, कहीं लगता है। भाई उसको बनाया तो उसको कंप्लीट करें। कारोबार में नुकसान है ही है, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं? जब सबको सहयोग है तो हम रोड बनाए ठीक है, लेकिन उसको अपना कंप्लीट कर देना भाई। गार्डन के पीछे बनाए गए सर्विस रोड को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है, जिससे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और बीच में केवल मोटरसाइकिल ही निकल सकती है। यह स्थिति व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक बाधक बन चुकी है, क्योंकि माल की डिलीवरी या ग्राहकों का आना जाना भी प्रभावित हो रहा है। बिलासपुर के इस क्षेत्र के छोटे कारोबारियों का कहना है कि यह निर्माण केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन चुका है। जब प्रशासन की योजनाओं से ही उनका रोजगार संकट में पड़ जाए तो उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक ही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।
समय के साथ होली के रंगों में रासायनिक तत्वों की मिलावट बढ़ती जा रही है, जिससे त्वचा और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र, जो स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के तहत इको फ्रेंडली हर्बल गुलाल तैयार कर रहे हैं। ये न केवल सुरक्षित और प्राकृतिक है, बल्कि इन छात्रों के लिए आत्मनिर्भरता का एक नया द्वार भी खोल रहा है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग के विद्यार्थी हर्बल गुलाल बनाने में जुटे हैं। हर साल 2.5 क्विंटल से अधिक गुलाल तैयार किया जा रहा है, जिसकी बाजार में ज़बरदस्त मांग है। इस पहल से न केवल छात्रों को आर्थिक लाभ हो रहा है, बल्कि वे अपने दम पर अपने शैक्षणिक खर्च को उठा रहे हैं। रूरल टेक्नोलॉजी विभाग की छात्रा बताती हैं, यह गुलाल पूरी तरह जैविक है। हम इसे बनाने के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करते हैं, जिससे किसी को एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या नहीं होती। इस परियोजना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, साथ ही स्वरोजगार का अच्छा अवसर भी मिला है। छात्रों के इस प्रयास से रासायनिक रंगों को कड़ी टक्कर मिल रही है और लोग अब इको फ्रेंडली गुलाल की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इको फ्रेंडली गुलाल पूरी तरह प्राकृतिक और जैविक तरीके से तैयार किया जाता है। इसके लिए विभिन्न औषधि एवं रंगीन पौधों का उपयोग किया जाता है। सभी प्राकृतिक सामग्रियों को पहले अच्छे से सुखाया जाता है, फिर उन्हें बारीक पीसकर महीन पाउडर में बदला जाता है। इस पाउडर में अरारोट मिलाया जाता है, जिससे गुलाल मुलायम और हल्का बनता है। आप शहर के बाहरी गुलालों को देखेंगे जैसे, तो वहाँ पे केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डायरेक्टली आप केमिकल के संपर्क में आते हैं, जबकि यहाँ के जो गुलाल है जो हमारे दिलीप सर के अंडर में बनाया गया है, इसमें अरारोट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जितने भाजी हैं, जैसे आपके पालक, चुकंदर और साथ ही साथ पलाश के पौधे, बच्चे खुद जाकर मंदिरों से और शादी के समारोह से फूल इकट्ठा करके लेकर आए और उससे इन्होंने गुलाल बनाया। तो ये आपके फेस या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकेगा। और जबकि आप बाहर के केमिकल वाले अगर गुलाल, वो आपको सस्ते पड़ेंगे, इसके ये थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा, लेकिन वो बाद में आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि जब वो इन्फेक्शंस होंगे, रेसेस होंगे, तो वो आपके हेल्थ के लिए खराब है। आपके नाक में भी जाएंगे, वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी खराब है। क्वालिटी के बेसिस पर देखें तो ये हमारे जो नेचुरल गुलाल है, काफ़ी बेहतर अपना परिणाम देंगे अगर आप इनका यूज इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में सर इसके प्राइस अलग अलग हो सकती है, ये तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। और जहाँ तक हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं 80 से 100 ग्राम के लगभग बीच की है, जो 40 से 45 रुपये में मार्केट में उपलब्ध होती है। और मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा रुझान है लोगों को, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं कि क्योंकि जानते हैं कि जो केमिकल गुलाल है या केमिकल चीज़ों से जो मार्केट में उपलब्ध है, उससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत हानिकारक प्रभाव है। उन सारे हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए लोग इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है और काफ़ी अच्छी डिमांड है। विश्वविद्यालय के छात्रों को इस पहल से आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिल रहा है और वे सीख रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से भी बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। पिछले साल लगभग 200 किलो गुलाल तैयार किया गया था और इस साल यह आंकड़ा 250 किलो तक पहुंचने का लक्ष्य है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.